हेलो स्टूडेंट्स, तो आज कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि 9th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये लेक्चर थर्ड है। आपने 2 लेक्चर इससे पहले देखा होगा। तो जो पहला लेक्चर था उसमें हमने सेल इंट्रोड्यूस किया था, सेल का डिफिनीशन देखा था, फिर सेल थ्योरी देखी थी, फिर जितने भी साइंटिस्ट ने का कंट्रीब्यूशन है सेल के स्टडी में आगे बढ़ाने में, वो हमने देखा था। और फिर हमने लास्ट में सेल थ्योरी देखा था। और सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि सेल के 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। फिर हमने देखा था सेल का शेप साइज, और फिर हमने देखा था सेल नंबर। और सेल नंबर के आधार पर हमने 2 तरह के ऑर्गेनिज्म देखे थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सारी बातें हमने 2 लेक्चर में कर ली। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे। यानी सेल, देखिए ये तो हमें पता चला कि कोई भी लिविंग बॉडी है वो सेल का बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सेल किसका बनेगा? सेल भी तो किसी चीज का बना होगा। तो सेल किस चीज का बना होगा, यही हमारे आज का टॉपिक है। यानी सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर, आपको ये पता है कि बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है। तो सेल किसका बना होगा, यही आज का हमारा टॉपिक है। और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और ये लंबा टॉपिक होगा। ये जब खत्म हो जाएगा तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। सेल का स्ट्रक्चर जिस दिन खत्म हो जाएगा ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो लंबा टॉपिक है, तो बारी बारी से हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी सेल हो, उसमें 2 चीजें कॉमन होती है। किसी भी सेल में 2 चीजें कॉमन होती है, 2 थिंग्स। ईच सेल कंटेन 2 थिंग्स। कौन कौन? फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। देखिए, यानी कि यही 2 चीज होगा, इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम लोग बारी बारी से स्टेप में चलेंगे। ठीक है ना? तो मैंने कहा कि सेल कोई भी हो, 2 चीजें निश्चित होंगी। पहला होगा सेल मेम्ब्रेन। पहला क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। एंड दूसरा होगा आपका प्रोटोप्लाज्म। ये 2 चीजें, यानी कोई भी सेल हो, दुनिया का कोई भी सेल हो, उनमें ये तो 2 चीजें होती हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन और दूसरा प्रोटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। अब आप कहेंगे सर ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए, नाम सजेस्ट कर रहा है, एज द नेम सजेस्ट, सेल मेम्ब्रेन मींस एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सेल को क्या करेगा? कवर करेगा। यानी जो सेल को चारों तरफ से ढकेगा, सेल को जो पैक करेगा, वही है सेल मेम्ब्रेन। नाम से इतना बात समझ में आता है। सेल मेम्ब्रेन यानी सेल का मेम्ब्रेन, यानी सेल को चारों तरफ से घेरने वाला मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा? सेल मेम्ब्रेन। आएंगे हम डिटेल्स में इस पे। और दूसरा टर्म है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो सेल के अंदर मौजूद, ध्यान दीजिएगा, सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जितने भी लिविंग चीजें हैं, जितने भी लिविंग सब्सटेंसेज हैं, वो सब मिलके बनाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला मैंने? कि देखिए, हमें ये पता है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं, जितने भी लिविंग बॉडीज हैं, सबकी बॉडी किसकी बनी हुई है बाबू? सेल की बनी हुई है। और हमने ये भी देखा था सेल थ्योरी में कि सेल अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन सभी सेल्स का केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक प्रोसेसेज लगभग एक ही जैसी होती है। बात की थी ना, चौथा पॉइंट था हमारे सेल थ्योरी का ही। फर्स्ट लेक्चर में बात की थी हमने सेल थ्योरी पर। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। तो सेल थ्योरी में भी ये बात की गई थी कि सेल भले ही अलग अलग टाइप का होता हो, लेकिन बेसिक केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक प्रोसेस लगभग एक जैसी होती है। यानी सबका केमिकल कंपोजिशन एक ही जैसा होता है। तो दुनिया का चाहे कोई भी सेल आप देखेंगे, उसमें वो मेनली उसमें 2 चीजें होती हैं। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेकेंड इज प्रोटोप्लाज्म। इसी 2 से सेल बनता है। सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ? सेल का मेम्ब्रेन, यानी सेल के चारों ओर मौजूद मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद लिविंग थिंग्स। इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिविंग सब्सटेंसेज होंगे, जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे, प्रोटोप्लाज्म। एक बात याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म नहीं है। कंफ्यूजन होता है, जनरली लोग कंफ्यूज हो जाता है कि सेल मेम्ब्रेन साइड प्रोटोप्लाज्म है या नहीं है। नहीं है। सेल मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जितने भी लिविंग सब्सटेंसेज हैं, उन्हीं से क्या कंस्टिट्यूट होता है? प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए, आपके नोट में
लिखा हुआ है कि बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स आर नियरली सेम। यानी कि हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, लेकिन सभी सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक जैसा ही होता है। ए सेल मेनली कंटेन टू थिंग्स, फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेकंड इज प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? द आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ एवरी सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। यानी दुनिया का कोई भी सेल हो, उसका सबसे बाहरी लिविंग कवरिंग जो होगा, आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग, आउटरमोस्ट लिविंग कवरिंग यानी आउटरमोस्ट कवर। और वो कवर कैसा? लिविंग। आउटरमोस्ट लिविंग कवरिंग जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए अब हम देखेंगे आगे ये बात को, लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर होता है। तो प्लांट सेल में आउटरमोस्ट कवरिंग कौन हो गया? सेल वॉल हो गया। वहां तो सेल मेम्ब्रेन आउटरमोस्ट कवरिंग नहीं हुआ, लेकिन वहां भी हम कह सकते हैं कि आउटरमोस्ट लिविंग कवरिंग कौन है? सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल वॉल नॉन लिविंग होता है। सेल वॉल क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। तो किसी भी सेल का आउटरमोस्ट लिविंग कवरिंग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ में आया? इस पर हम आएंगे डिटेल्स में। आज का हमारा टॉपिक ही सेल मेम्ब्रेन होगा, आज सेल मेम्ब्रेन ही हम डिस्कस करेंगे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो ऑल द लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। समझ में आ गया? प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया? ये जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म वो इंट्रोड्यूस किया था पुरकिंजे ने 1839 में। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं प्रोटोप्लाज्म, इसको इंट्रोड्यूस किया था। नोट में लिखा हुआ है, एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे, जिन्होंने कितने में? 1839 में। 1839 देख के याद आ रहा है आपको? कुछ आना चाहिए। स्वान ने इसी में कहा था कि जर्मन जूलॉजिस्ट 1839 में ही उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी एनिमल हैं सभी सेल्स के बनेंगे। तो 1839 में पुरकिंजे एक थे साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या कहा? जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि हर एक सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं उससे कलेक्टिवली क्या कहना चाहिए? हमें प्रोटोप्लाज्म कहना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर आ गया, हमने देखा कि किसी भी सेल में कितनी चीजें होंगी बाबू? दो चीजें, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म के अंदर में आप देखें तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर में मेनली हो जाएंगी तीन चीजें। ध्यान से देखिएगा, एक तो सेल के अंदर में हुआ दो चीजें, फर्स्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन और दूसरा हो गया प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर कितनी चीजें? तीन चीजें। सबसे पहला न्यूक्लियस, सबसे पहला है न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा है साइटोप्लाज्म, और तीसरा है आपका सेल ऑर्गेनेल्स। ये तीन चीजें मिलकर, यही तीन चीजें मिली, यानी कि प्रोटोप्लाज्म को अगर आप क्लासिफाई करना चाहे तो तीन पार्ट मिलेगा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। हम लोग बारी बारी से देखेंगे क्या है। तो हमने क्या देखा? अभी देखिए बेसिक हम समझते हैं कि सेल का, सभी सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा है। दुनिया के हर एक सेल के चारों तरफ एक आउटरमोस्ट लिविंग कवरिंग होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होता है वो मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म में मेनली तीन चीजें होती है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। समझ गए? तो अब हम बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रोटोप्लाज्म में आएंगे। प्रोटोप्लाज्म में आने के बाद हम देखेंगे साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस, फिर सेल ऑर्गेनेल। सारी बातें हमने बारी बारी से हम स्टडी करते चलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या? सेल मेम्ब्रेन। यहां तक क्लियर होगा आपका? नोट देख लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन, एज द नेम सजेस्ट, इट इज द outermost living covering of any cell. It is the outermost living covering of any cell. Cell membrane, ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, सेल मेम्ब्रेन। चलिए देखिए, दुनिया के जितने भी सेल हैं, दुनिया का कोई भी सेल हो, वो एक थीन, ध्यान सुनिएगा, कुछ वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं। थीन मतलब पतला, एक थीन डेलिकेट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और उसी थीन डेलिकेट सेलेक्टिवली परमिएबल इलास्टिक मेम्ब्रेन को हम कहते हैं
सेल मेम्ब्रेन। यानी दुनिया का कोई भी सेल हो वो घिरा हुआ होता है एक, कुछ वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, थीन। थीन मतलब समझ गए आप लोग, थीन मतलब पतला सा, थीन। सेकेंड वर्ड यूज मैं कर रहा हूं डेलिकेट। डेलिकेट मतलब अत्यंत नाजुक, समझ गए ना, डेलिकेट, थीन, डेलिकेट, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल, इस पे हम आने वाले हैं कि सेलेक्टिव परमिएबल क्या होता है, कुछ देर में हम लोग आएंगे तुरंत इस पे। सेलेक्टिवली परमिएबल और इलास्टिक। इलास्टिक तो थीन, डेलिकेट, सेलेक्टिवली परमिएबल, इलास्टिक मेम्ब्रेन जो है वही है सेल मेम्ब्रेन। तो यानी कि दुनिया का कोई भी सेल हो वो एक थीन, डेलिकेट, सेलेक्टिवली परमिएबल, इलास्टिक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। और इलास्टिक, और एक बात यूज कर सकते हैं, लिविंग, लिविंग मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन इज अ थीन, डेलिकेट, selectively permeable, elastic living membrane which covers the cell। यानी सेल मेम्ब्रेन एक पतला सा, नाजुक सा, मुलायम सा, सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि हर एक चीज को आर पार नहीं होने देगा, कुछ सेलेक्टेड चीज को ही आर पार होने देगा। इस पे हम वापस आने वाले हैं। इलास्टिक यानी कि थोड़ा बहुत खिंचा उचाएगा तो थोड़ा सा वो बर्दाश्त करेगा। और लिविंग यानी कि मेम्ब्रेन जो होगा वो कैसा मेम्ब्रेन होगा, लिविंग मेम्ब्रेन होगा। इसी को कहते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। नोट में देखिए लिखा हुआ है कि ईच सेल इज बॉन्डेड बाय अ थीन, डेलिकेट, सेलेक्टिवली परमिएबल, इलास्टिक लिविंग मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। आ गया समझ में? थीन मतलब पतला, डेलिकेट मतलब नाजुक, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ खास चीजों को ही आर पार होने देना, हर एक चीज को नहीं आर पार होने देगा, सेलेक्ट करके आने आर पार होने देगा। इस पे हम आएंगे बाद में। इलास्टिक मतलब थोड़ा सा, इलास्टिक समझते हो ना, जो थोड़ा खींचने पर भी टूटे नहीं, थोड़ा सा वो नमर जाए लेकिन टूटे नहीं, तो थोड़ा सा ये इलास्टिक होगा। और लिविंग होगा, यानी कि लिविंग मेम्ब्रेन है ये, मतलब कि नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग मेम्ब्रेन है। तो इसी को कहते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा भी नाम है, सेल मेम्ब्रेन को कई जगह पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन को आप देखेंगे कई जगह पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। ठीक। सेल मेम्ब्रेन को अगर आप देखना चाहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। और ये जो सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों तरह के सेल्स में मौजूद होता है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये प्रोकार्योटिक में नहीं होगा। आप कहेंगे सर वहां तो आप बताए थे कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स में नहीं होता है, सेल का तो मेम्ब्रेन होगा ना बाबू, समझ गए ना। तो सेल का मेम्ब्रेन होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन प्रोकार्योटिक सेल में भी है और यूकार्योटिक सेल में भी है। समझ में आया? तो सेल मेम्ब्रेन प्रोकार्योटिक सेल में भी है और यूकार्योटिक सेल में भी। क्लियर है? तो देखिए एक पॉइंट लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। इट इज अ ट्रांसपेरेंट, इट इज अ ट्रांसपेरेंट, यानी इसके आर पार दिख जाएगा। आपको पता है तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार दिख जाता है, ओपेक्यू जिसके आर पार नहीं दिखता है, और ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है क्या है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, यानी इसके आर पार दिख जाएगा। तो ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक करने का मतलब कि इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक रीजनरेटिव मेम्ब्रेन। रीजनरेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय रीजनरेटिव? रीजनरेटिव कहने का मतलब कि अगर ये मेम्ब्रेन टूट फूट हो गया, इस मेम्ब्रेन में कुछ मेम्ब्रेन मान लो कि किसी वजह से टूट गया, तो टूटने के बाद वो रीजनरेट हो जाएगा, यानी कि फिर से उसका रिपेयरिंग हो जाएगा। ऐसा मेम्ब्रेन है। जैसे मान लो कि तुम घर को, मान लो किसी आदमी का घर है, वो उसके ऊपर में मान लीजिए कि छत, गांव घर में होता है कि मान लो कि छत फूस का घर है तो छत चूने लगता है, तो क्या करता है, एक त्रिपाल ला के डाल देता है, एक पॉलिथीन से कवर कर देता है। तो वो पॉलिथीन अगर फट जाएगा तो फट जाएगा ना। लेकिन सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो अगर टूट फूट हो गया उसमें, तो ये रीजनरेटिव है नेचर में, यानी ये खुद को ठीक कर सकता है। लिविंग है ना, तो खुद को ये क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक रीजनरेटिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। यानी ये एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक रीजनरेटिव सेल है, जो कि किस किस में होता है, प्रोकार्योटिक में भी होता है और यूकार्योटिक में भी होता है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन प्रोकार्योटिक सेल में भी मौजूद है और यूकार्योटिक सेल में भी मौजूद है।
सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है वो कार्ल नेगली और सी क्रैमर को जाता है, जिन्होंने 1855 में इसे डिस्कवर किया। सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर करने का श्रेय जाता है कार्ल नेगली और सी क्रैमर, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर 1855 में क्या किया, सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर किया। तो आप शायद इंट्रोड्यूस हो गए होंगे सेल मेम्ब्रेन से। क्या क्या बताया मैंने, एक बार सुन लीजिए आप। सेल मेम्ब्रेन एक थीन, डेलिकेट, सेलेक्टिवली परमिएबल, इलास्टिक लिविंग मेम्ब्रेन है जो हर एक सेल को कवर करता है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तीसरी बात कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिसके आर पार दिख जाएगा। ट्रांसपेरेंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, यानी इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाना होगा। रीजनरेटिव है, यानी ये खुद को ठीक कर सकता है, इसका रिपेयरिंग हो सकता है। और ये प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोकार्योटिक में भी और यूकार्योटिक में। अब जरा सा हम डिफाइन करते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल को, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पे वापस आएंगे। देखिए मेम्ब्रेन, व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन? व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन? तो मेम्ब्रेन इज एनी सरफेस व्हिच कवर्स एनीथिंग, यानी मेम्ब्रेन एक ऐसा सरफेस है जो किसी को क्या करता है, कवर करता है। जो किसी को कवर करता है उसी को मेम्ब्रेन कहते हैं, समझ गए? तो किसी चीज को कवर करने वाला जो सरफेस होता है उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन। अब देखिए मेम्ब्रेन हो जाते हैं तीन तरह के। सबसे पहले मैं लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले हमने बात की मेम्ब्रेन, क्या बात की बाबू? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब अ सरफेस व्हिच कवर्स समथिंग, which covers anything, जो कुछ किसी को क्या करे, कवर करे, वही क्या कहलाएगा, उसका मेम्ब्रेन कहलाएगा। जैसे सेल को कवर करने वाला सेल मेम्ब्रेन। और मैंने कहा कि मेम्ब्रेन आपका हो जाएगा तीन तरह का। परमिएबल, परमिएबल सबसे पहला मेम्ब्रेन टाइप है परमिएबल, यानी एक ऐसा मेम्ब्रेन जो चीजों को आर पार होने दे, सब चीज को आर पार होने दे, वो क्या हो जाएगा, परमिएबल। सेकेंड है इम्परमिएबल, 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 इम्परमिएबल मतलब जो किसी को आर पार नहीं होने दे, जो किसी को आर पार नहीं होने दे वो इम्परमिएबल, जो सबको आर पार होने दे परमिएबल, जो किसी को ना होने दे इम्परमिएबल। और थर्ड है सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब हुआ कि एक ऐसा मेम्ब्रेन जो कुछ चीजों को होने दे और कुछ चीजों को नहीं होने दे, वो हो जाएगा सेमी परमिएबल। समझ गए? वो क्या हो गया, सेमी परमिएबल। और इसी सेमी परमिएबल का एक स्पेशल टाइप है सेलेक्टिवली परमिएबल। ध्यान दीजिएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल जो है सेमी परमिएबल का ही एक क्या है, स्पेशल टाइप है। मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए मेम्ब्रेन ए सरफेस व्हिच कवर्स एनीथिंग, जो किसी चीज को कवर करेगा सरफेस मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन हो गए तीन तरह के, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल। परमिएबल जो हर एक चीज को आर पार होने दे, इधर से इधर भी जाने दे हर एक चीज को, इधर से उधर भी जाने दे हर एक चीज को, वो हो गया परमिएबल। इम्परमिएबल जो किसी को नहीं होने दे, वो क्या हो गया, इम्परमिएबल। ना इधर से इधर आने दे किसी चीज को, ना उधर से उधर जाने दे, बीच में वो खड़ा हो तो ना इधर से कोई इधर आ पाए ना कोई इधर से उधर जा पाए, तो ये हो गया इम्परमिएबल। और सेमी परमिएबल मतलब हुआ कि ऐसा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल का मतलब हुआ कि ऐसा मेम्ब्रेन जो कुछ चीजों को आर पार होने दे, कुछ चीजों को नहीं होने दे, वो हो जाएगा सेमी परमिएबल। और उसी सेमी परमिएबल का एक स्पेशल टाइप है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल बड़ा यूनिक होता है। कहोगे सर कैसे यूनिक होता है? अब आप देखो, अगर आप देखोगे, अगर आप यहां ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि ये सेल है, एक मिनट के लिए समझिए, और ये सेल के अंदर में न्यूक्लियस है। अगर आपको नहीं भी समझिए, मान लीजिए कि एक सेल है और आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्लास 8 में मैंने पढ़ाया था सेल एकदम बढ़िया से, और ये है इसका सेल मेम्ब्रेन। आप देखिए यहां कितना यूनिक फीचर है इसका। ऑक्सीजन आया O2, O2 आया, ये इसको आने देगा। यही O2 अगर यहां से बाहर जाना चाहेगा, ये रोक देगा, नहीं जाने देगा। यानी एक तरफ देखिए, यही सेल मेम्ब्रेन बाहर से भीतर किसको आने दे रहा है, ऑक्सीजन को आने दे रहा है। यानी एक तरफ से वो ऑक्सीजन के लिए परमिएबल है, लेकिन जो ऑक्सीजन अंदर से बाहर जाना चाहेगा तो उसको ये रोक देगा, उसके लिए इम्परमिएबल है। क्योंकि उसको पता है
कि सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन क्यों बाहर जाएगा? सेलेक्ट कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑक्सीजन को बाहर से अंदर आने दे रहा है, लेकिन उसी ऑक्सीजन को अंदर से बाहर नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक उसी तरह अगर आप देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब आना चाहेगा सेल आने नहीं देगा, लेकिन यही CO2 जब जाना चाहेगा ये जाने देगा, ये जाने देगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने दिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं आने दिया। सेलेक्ट कर रहा है ना, क्योंकि उसको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर में जरूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर तो जाने दे रहा है, लेकिन यानी कि सेम ही चीज को, ये फीचर कहीं नहीं है, यानी ये सेलेक्ट कर रहा है चीजों को कि जो हमारे लिए जरूरी है उसको हम अंदर आने देंगे, और जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको हम बाहर जाने देंगे। ऐसे ही मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही एक एडवांस वर्जन है। हाँ, मान सकते हैं एडवांस वर्जन, अप टू डेट वर्जन नहीं, कहता नहीं अप टू डेट वर्जन है उसका, तो ये अप टू डेट वर्जन है। समझ में आया? तो मेम्ब्रेन हो गया एक ऐसा सरफेस जो किसी चीज को कवर करे। तीन तरह के मेम्ब्रेन, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल। परमिएबल जो हर एक चीज को आर पार होने दे, परमिएबल जो किसी को नहीं होने दे, इम्परमिएबल, और जो किसी चीज को होने दे, किसी चीज को नहीं होने दे, सेमी परमिएबल। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही एक यूनिक टाइप है सेलेक्टिवली परमिएबल, जो किसी सेलेक्टेड चीज को अंदर होने दे और किसी सेलेक्टेड चीज को अंदर ना आने दे, किसी सेलेक्टेड चीज को बाहर ना जाने दे, किसी सेलेक्टेड चीज को बाहर जाने दे, उसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। आया समझ में? देखिए नोट में आपको मेम्ब्रेन का डिफिनीशन लिखा हुआ है, एनी सरफेस व्हिच कवर्स एनीथिंग इज कॉल्ड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल भी अलग से लिखा गया है। परमिएबल में लिखा है कि दोज मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज ऑल सब्सटेंसेज टू पास थ्रू इट, यानी जो सभी सब्सटेंसेज को पास करने दे, परमिएबल। इम्परमिएबल, दोज मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच नथिंग कैन पास आर कॉल्ड इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, जिससे हो कि कुछ भी पास ना कर सके, इम्परमिएबल। और सेमी परमिएबल वैसा मेम्ब्रेन जिससे होकर के कुछ सब्सटेंसेज पास हो सके, कुछ सब्सटेंसेज पास ना हो सके, उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल। और सेलेक्टिवली परमिएबल क्या है? तो दोज मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज सम सेलेक्टेड सब्सटेंसेज टू मूव इन एंड सम सेलेक्टेड सब्सटेंसेज टू मूव आउट आर कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि जो कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को अंदर आने दे और कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को बाहर जाने दे, उसी को कहते हैं, जो सेलेक्ट करने लगे वो हो गया सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आई विश समझ में आया होगा आप लोग को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेल मेम्ब्रेन कैसा मेम्ब्रेन है? ये है सेलेक्टिवली परमिएबल। देखिए ना, है ना सेलेक्टिवली परमिएबल। यानी सेल मेम्ब्रेन जो है उसी चीज को अंदर आने देता है जो सेल के लिए नेसेसरी है, और उसी चीज को बाहर जाने देता है जो सेल के लिए नेसेसरी नहीं है। तो सिलेक्टेड हो गया ना। तो सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सीबीएसई बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर देंगे हम, सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज ओनली दोज सब्सटेंसेज टू मूव इन व्हिच इज नेसेसरी फॉर द सेल, एंड इट अलाउज ओनली दोज सब्सटेंसेज टू मूव आउट which are not necessary for the cell। यानी जो सेल के लिए नेसेसरी है उसको ये अंदर आने देता है, और जो सेल के लिए नेसेसरी नहीं है उसे वो बाहर जाने देता है, यानी सेलेक्ट करता है। इसलिए क्या कहलाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है? वो सेल को उसके सराउंडिंग से सेपरेट करता है, यानी वो एक बाउंड्री की तरह काम करता है। सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री की तरह काम करता है कि ये रहा बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन, सेल का अंदर का चीज अलग और बाहर का चीज अलग। जैसे एक सेल को आप पानी में डाल दीजिए तो पानी और सेल के को मिक्स नहीं होने देगा कौन? सेल मेम्ब्रेन। वो बाउंड्री की तरह काम करेगा। तो सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करता है सराउंडिंग को किससे? सेल के इंटीरियर से, यानी वो सेल के इंटीरियर को और सेल के सराउंडिंग को के बीच में एक बाउंड्री की तरह काम करता है। आई विश इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर हो रहा है। सबसे पहले हमने देखा सेल का स्ट्रक्चर, उसमें हम आए सेल मेम्ब्रेन पे, और अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, यानी सेल मेम्ब्रेन खुद कैसा होता है, खुद किस चीज का बना होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, हमारा अब टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। बहुत अच्छे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, अगर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें आप, तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जब से डिस्कवर हुआ ना, तब से ये क्वेश्चन था कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता। नहीं, देखिए साइंस यही तो करता है
हम हर एक चीज में हम क्वेश्चन हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे, ये कैसे। तो जब हमने ये देखा कि हर एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, हमारे मन में ये क्वेश्चन आया कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होगा, और आंसर क्या आया? आंसर आया कब? जब आया फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। अलग अलग मॉडल्स आए, अलग अलग मॉडल्स आए, अलग अलग साइंटिस्ट ने कहा इसका बना होगा, इसका बना होगा, ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं होगा, मॉडल्स आए बहुत सारे। लेकिन जो अभी वेल एक्सेप्टेड मॉडल है, जिसे दुनिया मानती है, उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। यानी कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा मॉडल आया? स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को कौन का आया? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, ये मॉडल अभी दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। किसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। यानी हम सबसे अधिक भरोसा किस मॉडल पे कर रहे हैं? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल पर। ये प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय, नोट में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। गायक वाला सिंगर नहीं, साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट, सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन इन दोनों ने मिलके फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल प्रपोज किया, जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाला सबसे अधिक एक्सेप्टेड मॉडल है। ओके, तो हम लोग अब देखेंगे, हम यही देखेंगे कि फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल कहता क्या है। तो देखिए, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, हाँ, सिंगर एंड निकोलसन कितने में किया? 1972 में, ये भी याद रखिएगा, इन 1972 में सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल प्रपोज किया, जो कि दुनिया में सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाला सबसे अधिक एक्सेप्टेड मॉडल है। ये मॉडल कहता क्या है? ये मॉडल कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये बना हुआ है दो चीजों का। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना हुआ है किसके? दो चीजों का। ये बना हुआ है दो चीजों का। सबसे पहला क्या? फॉस्फोलिपिड। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टर्म्स अब भारी होता जा रहा है, तो थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। वैसे हम 8th में भी शायद ये आप लोग को बताए हुए थे। फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर और प्रोटीन्स, यानी कोई भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना हुआ है दो चीजों का। किसका किसका? ये क्या, कौन कह रहा है ये बात? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। किसने प्रपोज किया? सिंगर निकोलसन ने। कितने ईस्वी में? 1972 में। और ये मॉडल क्या कह रहा है कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन, किसी भी सेल का मेम्ब्रेन हो, वो बना होता है किसका किसका? फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर का और प्रोटीन का। किसका किसका बना होता है? बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ठीक, अब हम देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है। थोड़ा सा मिटा दें। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? तो अगर आप फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को देखने जाएंगे ना, तो फॉस्फोलिपिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो फॉस्फोलिपिड कुछ ऐसा होता है, ऐसा टाइप। ये है आपका, ये फिगर है आपके फॉस्फोलिपिड का, एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का डायग्राम। और इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर वाला है ये इसका हेड है, और ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं ये इसका टेल है। तो फॉस्फोलिपिड जो होता है ये हेड है और ये टेल है। हेड जो होता है वो पोलर होता है, हेड जो है वो क्या होता है? पोलर होता है, और जो टेल होता है वो नॉन पोलर होता है। पोलर होता है और ये नॉन पोलर होता है। पोलर करने का मतलब क्या? पोलर करने का मतलब ये हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक, ये क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। और ये जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। या मैं टर्म यूज कर रहा हूं, ये हाइड्रोफिलिक होगा। जो हेड होगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूं तुरंत, और ये टेल जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक होगा, क्या मतलब है इसका? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक का, तो देखिए
देखिए वाटर जो है ना वो एक पोलर सॉल्वेंट है। हम लोग जब पढ़ेंगे सॉल्यूशन तो वहां पर आप सॉल्वेंट पढ़ेंगे, तो वाटर है पोलर सॉल्वेंट, यानी जो चीजें पोलर होती है ना वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जो हेड है फॉस्फोलिपिड का, जो हेड है वो पोलर होता है, यानी कि ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, यानी ये पानी की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। कौन, जो इसका हेड है वो, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड का जो हेड है वो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड फील करेगा, इसलिए उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ कि गेट रिपेल्ड फ्रॉम वाटर, यानी ये वाटर से दूर भागेगा। कौन, जो इसका टेल है वो। यानी मैंने अभी तुरंत बात की कि फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन दो चीजों का बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड का और प्रोटीन का। मैं फॉस्फोलिपिड एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉस्फोलिपिड नाम ही से ही एक्सप्लेन हो रहा है, फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फेट और लिपिड। फॉस्फेट एक फॉस्फेट आप जानते होंगे, फॉस्फेट एक फॉस्फोरस से फॉस्फेट बनता है, एक आयनिक, ये एक आप कह सकते हैं रेडिकल है, तो उस पे नहीं जाते, रेडिकल पे नहीं जाते, एक आयन की तरह आयन है। फॉस्फेट एक आयन है, फॉस्फेट एक आयन है। तो इसका ये जो लिपिड होता है ना, यानी कि ये जो आप अभी नहीं समझ पाएंगे इसको, आप यही समझिए ना कि लिपिड में फॉस्फेट आयन जुड़ा होता है, यानी कि लिपिड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड होता है ना, फैट लिपिड। तो लिपिड में क्या लगा रहता है, फॉस्फेट आयन लगा रहता है। और फॉस्फेट आयन लगा रहता है तो जिधर फॉस्फेट आयन लगा रहता है वो उसका हेड बनता है, और बाकी नीचे वाला क्या बनता है, टेल बनता है। तो फॉस्फोलिपिड का अगर आप देखेंगे तो उसका हेड पोलर होता है, यानी ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होता है वो नॉन पोलर होता है, यानी कि ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी ये वाटर से दूर की तरफ, वाटर से रिपेल्ड होता है। तो इसके फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल कहता है कि फॉस्फोलिपिड का कोई भी अगर आप देखोगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल कहता है कि इसके दो लेयर होंगे। देखिए जरा मैं डायग्राम बना रहा हूं, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल आपके नोट में भी बना हुआ है। नोट से अगर आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत हो तो आप ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, क्योंकि नोट वाला डायग्राम जो होता है वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है बनाने में, तो कितने बच्चों को उसमें समस्या होने लगती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी बना सकते हैं। देखिए दो लेयर फॉस्फोलिपिड मैं लगा रहा हूं, दो लेयर फॉस्फोलिपिड, यहां पर देखिए आप, दो लेयर फॉस्फोलिपिड। ये बीच बीच में देखिए, ये बीच बीच में ये मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो आपका ऐसा टाइप का डायग्राम होता है। ये डायग्राम है आपका फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल का, यही है। और डायग्राम में भी देखिए, तो ये है ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल। कैसे हम कहते हैं फ्लूइड, ये यहां क्यों हम लिखते, यहां लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, ये हो गया आपका फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। तो देखिए फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, तो ये देखिए दो लेयर है, ये जो है ये भी फ्लूइड, ये देखिए ये और ये, क्या ये दो लेयर है फॉस्फोलिपिड का, एक ऊपर लेयर एक नीचे लेयर। तो ये क्या हुआ, ये हुआ बाय लेयर, इसे हम कहते हैं बाय लेयर। बाय मतलब दो, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड का क्या है, बाय लेयर है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्लोब जैसा, ये सब प्रोटीन है। ये भी प्रोटीन है, ये भी क्या है, प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी प्रोटीन है। ये सब क्या है बाबू, ये सब प्रोटीन है।
ठीक है। और आप देखेंगे इसमें कहीं कहीं ऐसे चेन लगा होता है, डायग्राम में आप देखिएगा ऐसे चेन लगा होता है, कई जगह देखिएगा यहां भी ऐसे निकला हुआ होता है, ऐसा टाइप का। इसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड चेन, ऐसे निकला हुआ होता है, ठीक। तो इसे ये जो है ये कहलाता है पॉलीसेकेराइड चेन, ठीक है। ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यही मॉडल बताता है आपको कि इसको हम ऊपर वाला थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, इसे मैं इरेज कर देता हूं ऊपर वाले को। तो ये देखिए, ये है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ध्यान समझिएगा। तो ये है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी कि फॉस्फोलिपिड का बाय लेयर, देखिए 2 लेयर फॉस्फोलिपिड लगा है और बीच बीच में क्या है, प्रोटीन्स एम्बेडेड है, धसी हुई है, कुछ प्रोटीन्स धसी हुई है, कुछ प्रोटीन सरफेस पर लाई कर रही है। तो प्रोटीन का बना है, फॉस्फोलिपिड का बाय लेयर है, और कहीं कहीं पर क्या है, पॉलीसेकेराइड का चेन है। पॉलीसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉलीसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अभी आप उतना नहीं समझिए, आप पॉलीसेकेराइड चेन को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो पॉलीसेकेराइड चेन, तो यही है आपके सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए आप नोट में देखिए लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल in which a number of globular proteins are embedded। यानी फ्लूइड मोज़ेक ये मॉडल ये कहता है कि कोई भी जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड का बाय लेयर होता है और उसमें क्या धसा हुआ होता है, प्रोटीन्स धसे हुए होते हैं, इन्हें कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, समझ गए। और देखिए यहां जो प्रोटीन की बात करोगे ना तो 2 तरह के प्रोटीन हो जाएंगे, यहां ध्यान से देखिएगा। क्या ये प्रोटीन लेयर के ऊपर है बाबू, तो ये कहलाएंगे एक्सट्रिंजिक प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रिंजिक। और जो धसे हुए हैं वो कहलाएंगे इंट्रिंजिक। क्या कहलाएंगे, इंट्रिंजिक। तो 2 तरह के प्रोटीन हो गए, जो धसे हुए प्रोटीन है वो इंट्रिंजिक, और जो ऊपर में मौजूद प्रोटीन है, सरफेस पर लाई करने वाले प्रोटीन है, वो कहलाएंगे एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 2 तरह के प्रोटीन हो गए, इंट्रिंजिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। ये प्रोटीन कैसा प्रोटीन हो जाएगा एक बार बता, तो ये भी इंट्रिंजिक होगा। जो पार्शियली या कंप्लीटली, जो थोड़ा धसा हो या पूरा धसा हो, जो थोड़ा सा भी धसा होगा वो इंट्रिंजिक प्रोटीन में आ जाएगा, और जो धसा ही नहीं हो बस सरफेस पर लाई कर रहा हो वो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन हो जाएगा। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल शायद मैं अभी होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार नोट पढ़ के सुना देता हूं कि कहां से, जहां से मैंने छोड़ा था, वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर और प्रोटीन्स का बना होता है। उसके बाद देखिए सेकंड टॉपिक है, ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज 2 एंड्स, हर एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का 2 एंड्स होता है, वन पोलर हेड एंड अनदर नॉन पोलर टेल। पोलर हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर टेल इज हाइड्रोफोबिक, यानी कि पोलर हेड पानी की तरफ अट्रैक्टेड होगा। और देखिए ना साइटोप्लाज्म में पानी है तब ना ये पानी की तरफ अट्रैक्टेड है, देखिए ये बाहर की तरफ है। अब टेल इसका क्या है, पानी से दूर भागना चाहता है, देखिए अंदर घुस गया, समझ गए, ये खुद ब खुद अरेंज हो जाता है, समझ गए। तो बायलेयर लगा हुआ है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन व्हिच नंबर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, यानी कि जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन 2 वेज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कितने वेज में लगा रहता है, 2 वेज में लगा रहता है। फर्स्ट इंट्रिंजिक एंड सेकंड एक्सट्रिंजिक। इंट्रिंजिक प्रोटीन वो हुए जो इंबेडेड होते हैं, देखिए डिफाइन किया गया, दोज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर पार्शियली और होली इंबेडेड, यानी कि जो या तो थोड़ा बहुत धसा हुआ हो या पूरी तरह से धसा हुआ। यहाँ देखिए थोड़ा बहुत धसा हुआ या पूरी तरह से धसा हुआ है, तो जैसे जो प्रोटीन थोड़ा धसा हुआ या पूरी तरह से धसा हुआ हो वो इंट्रिंजिक प्रोटीन, और जो बिल्कुल धसा नहीं हो सरफेस पर मौजूद हो वो क्या कहलाएंगे, एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। तो देखिए एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है कि दोज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द आउटर और इनर सरफेस ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर इज कॉल्ड एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। देखिए ये प्रोटीन आउटर पे है और ये इनर पे है, अगर ये अंदर वाला मानते हैं तो ये इनर पे है, ये आउटर पे है, या इसको अगर बाहर वाला मानते हो तो ये आउटर पे है, ये इनर पे। आउटर या इनर सरफेस पे मौजूद जो होता है बायलेयर के वो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है, समझ गए। और कुछ पॉलीसेकेराइड चेन्स भी अटैच्ड होती हैं प्रोटीन से या फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से, ये भी मौजूद होता है, यानी कि पॉलीसेकेराइड चेन्स भी होती हैं। अब हम स्ट्रक्चर समझ गए, हम स्ट्रक्चर किसने एक्सप्लेन किया, सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाया, उसने किया। इतना याद रखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बायलेयर का बना हुआ है जिसमें कि प्रोटीन्स मौजूद हैं। प्रोटीन्स 2 तरह से हैं, धसी हुई प्रोटीन्स इंट्रिंजिक और सरफेस पर मौजूद प्रोटीन एक्सट्रिंजिक, ओके। और कुछ कुछ पॉलीसेकेराइड चेन्स भी,
बस इतना याद रखो, पर्याप्त है। और जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है उसका एक पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होता है। पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता है, यानी पानी की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है, और जो नॉन पोलर टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वो पानी से दूर भागता है। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की अगर बात करें तो ये सेल को एक डिफिनिट शेप देगा, बिल्कुल सही बात है, कवर कर रहा है तो शेप यही देगा ना, तो ये सेल को एक डिफिनिट शेप देगा। ये एक मैकेनिकल बैरियर होगा सराउंडिंग और सेल के इंटीरियर के बीच में, बिल्कुल एक बैरियर की तरह है, बाहर के एनवायरनमेंट से सेल को बचा के रखेगा। ये सेल फ्रॉम इंजरी, ये सेल को प्रोटेक्ट करेगा इंजरी से, सेल को कोई भी इंजरी होने नहीं देगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करेगा, यानी सेल के अंदर से कुछ भी बाहर जाना चाहेगा और बाहर से कुछ भी अंदर आना चाहेगा, तो यही सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। इसी के हाथ में पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की जवाबदेही पूरी की पूरी किसके ऊपर है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यही था हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब एक सेपरेट, ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम उसी में करेंगे, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। इसमें एक और सेल मेम्ब्रेन खत्म नहीं हुआ, इसमें एक और टॉपिक आएगा, एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन पे बात करेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है सेल के आर पार। आपको अभी मैंने तुरंत बताया कि ट्रांसपोर्टेशन की पूरी जवाबदेही किसके ऊपर है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो सेल मेम्ब्रेन का ही समझ लीजिए कि सेकंड पार्ट, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो ट्रांसपोर्टेशन पे होगा, जिसमें कि हम मेनली ट्रांसपोर्टेशन पे बात करेंगे कि कैसे चीजें इधर से उधर जाती हैं। आज के क्लास में हमने मेनली सेल के स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया, थोड़ी बहुत बातें सेल मेम्ब्रेन पे की। सेल मेम्ब्रेन थोड़ी बहुत बात नहीं की, सेल मेम्ब्रेन को हमने एक्सप्लेन कर दिया, सेल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन समझा हमने, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल क्यों है। फिर हमने ये देखा कि सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखा कि जिसमें कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। और फाइनली हमने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन देखे। फंक्शन में ये क्या क्या था, फंक्शन में पहला ये था कि सेल को ये डिफिनिट शेप देता है, क्योंकि सेल के अंदर जो मौजूद है प्रोटोप्लाज्म में वो तो लिक्विड है ना, फ्लूइड है ना, और फ्लूइड को शेप कौन देता है, उसका कवर ही देता है ना उसको शेप। बिल्कुल आपको पता है कि लिक्विड जो होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, तो जैसा कवर में डालिएगा वैसा शेप का हो जाएगा। तो सेल को शेप देने का काम कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगा। दूसरा, ये सेल को प्रोटेक्ट करेगा इंजरी से, ये मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करेगा सेल के सराउंडिंग और सेल के इनसाइड के बीच में, यानी सेल को बाहर से प्रोटेक्ट करके रखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये रेगुलेट करेगा ट्रांसपोर्टेशन को, यानी कौन चीज अंदर से बाहर जाएगा, कौन चीज बाहर से अंदर आएगा, इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगा कौन, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की इतनी बातें थी, एक और सेपरेट लेक्चर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे देखेंगे और सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई विश आपको सबको समझ में आया होगा, आई होप सब चीज क्लियर होगा। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप आराम से कमेंट कीजिए, या नहीं तो जो भी आपके पास व्यवस्था है व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ भी करके आप प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।